आमरण अनशन प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर चिकित्सा विभाग संस्थान के निदेशक द्वारा हृदय रोग विभाग को सुपर स्पेशलिस्ट भवन में आवंटित संपूर्ण चौथा तल और पांचवां तल पर आधा तुरंत मरीजों के लिए खोला जाए। भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये पीछे एक बैनर लगा है और आमरण अनशन प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर वही यहाँ बैठे हैं। 17वां दिन अनशन का है और राइट टू हेल्थ, वी वांट राइट टू हेल्थ और ये सब कुछ पीछे लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ आमरण अनशन 17वां दिन, कमरा नंबर 19। और मैं हूँ अभी BHU कैंपस में, ये इसको क्या बोलेंगे, हृदय रोग विभाग के कमरा नंबर 19, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के चैम्बर में। हाँ, हृदय रोग विभाग के कमरा नंबर 19 और जैसा कि बताया HOD हैं यहाँ के। दरअसल मैं आया तो हूँ चुनाव के कवरेज के लिए, तो मुझे यहाँ कल ही पता चला कि जो यहाँ इस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं डॉक्टर ओम शंकर यहाँ अनशन पर बैठे हैं। तो मुझे एक दो लोगों से ये जानकारी मिली, फिर मैंने पूछा ये ऐसा क्या हुआ, डॉक्टर अनशन पर बैठे हैं और अपने चैम्बर में अनशन, ये आपका चैम्बर है, अपने चैम्बर में अनशन पर बैठे हैं। तो कुछ वजह बताई गई कि कुछ यहाँ हॉस्पिटल में जहाँ शिफ्टिंग होनी थी, कुछ बेड को लेकर कुछ इनके मतभेद हुए एडमिनिस्ट्रेटर से या डायरेक्टर से या वाइस चांसलर से या जो भी। तो मैं आ गया सीधा कि ज़रा समझें, तो बाहर पता चला कि अनशन पर भी बैठे हैं और पेशेंट का इलाज भी करें। ये सब OPD के पेशेंट हैं। OPD कब से कब तक यहाँ ऐसे होता है नॉर्मली? यूजुअली ये OPD नहीं है, OPD का प्लेस अलग है जो मेरा OPD 103 है। लेकिन ये मेरा चैम्बर है, क्योंकि जो पेशेंट हम वहाँ नहीं बैठ रहे हैं तो OPD के सारे मरीज मेरे पास दिखाने आ जा रहे हैं अपने चैम्बर में। यूजुअली टाइमिंग होता है 9 to 5, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ 24 घंटा 7 दिन और छुट्टी संडे भी, और लगातार यही बना हुआ। तो डॉक्टर ओम शंकर पहले तो थोड़ा बताइए, क्योंकि ये हमें समझने के लिए, हमारे दर्शकों को भी समझ में है कि पूरा मामला और मसला क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि आपको BHU में, इस हॉस्पिटल परिसर में, हृदय रोग विभाग जहाँ के आप HOD हैं वहीं आपको अपने केबिन पर में अनशन पर बैठना पड़ा और 17वां दिन है, तो क्या मामला है? आपने अपने इंट्रो जब आप दे रहे थे उसी समय आपने जो मेरा जो बैनर है जिसको आपने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ जो चीज़ बहुत ही सिंपल मेरी मांग है, जस्ट फॉलो द रूल, कानून का अनुपालन हो। एक सेंटेंस में हमारा यही रूल है। और मैं कहाँ मांग रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, ये एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और दुनिया के सम्मानित यूनिवर्सिटी में से एक, यहाँ माने जाने वाली यूनिवर्सिटी में से एक है। और वहाँ मुझे कहना पड़ रहा है जस्ट फॉलो द रूल। रूल क्या है हमारे, एक्चुअली अगर थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। मैं इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला डॉक्टर के साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर मरीजों की नहीं चिंता करते हैं, वो अपने हिसाब से मरीज को देखते हैं, लेकिन मैं मरीजों के हिसाब से अपने जीवन को जीता हूँ। मैं इस देश के जो असली मूल समस्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, उस पर लगातार कार्य कर रहा हूँ। तो पहले इस समस्या को बताते हैं, फिर उस समस्या के ऊपर आएंगे। और तो ये भी बीच में सॉरी याद आया, वो भी मुझे आते हुए किसी ने ये भी बताया कि शायद आपको 1-2 दिन के भीतर HOD पद से हटा दिया गया हृदय रोग विभाग में। हाँ, हटा दिया। हाँ, बिल्कुल सही में। तो सबसे मेरी ये पहली बात है कि आज हृदय की बीमारी एक समस्या है, मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की आवश्यकता है। आम व्यक्ति भी जो सोशल थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उस सबको पता है कि पोस्ट कोविड काल में वैक्सीनेशन के बाद लोगों की चलते फिरते मौतें हो रही है। हृदय की बीमारियों से हर तीसरा व्यक्ति मर रहा है। ये नंबर 1 किलर है हमारे देश में। और इसकी के बाद अगर हमें होना ये चाहिए था कि कोविड महामारी के बाद आज हमें युद्ध स्तर पर पूरे देश के अंदर डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाने चाहिए थे, जिसमें कम से कम 250 बेड हो और कम से कम 50 की संख्या में बनाने चाहिए। ये प्रधानमंत्री से मैंने बजट से पहले जब आए थे बनारस, तो ये मसला मैंने उठाया था। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज अगर आप देखें, ये कम से कम 6 करोड़ आबादी को कैटर करता है और यहाँ पर पहले से हमारे पास सिर्फ 48 बेड है, यानी 6 करोड़। कार्डियोलॉजी विभाग की ही बात करो, कार्डियक बेड की बात कर रहा हूँ। 6 करोड़ आबादी में सिर्फ 48 बेड।
जो पहले के आंदोलन, ये मेरा चौथा आमरण अनशन है, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में आज आयुष्मान भारत हो, चाहे जितनी भी सरकार ने काम की है उसमें हम लोग की भूमिका बहुत अहम है। आज अगर कोई भी पॉलिटिशियन स्वास्थ्य के मसले पर भाषण दे रहे हैं तो हम लोग की वजह से दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कोई भी पॉलिटिशियन इस देश में स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं था। हम लोगों ने फोर्स किया अपने रिपीटेडली इस मुद्दे को उठाकर, और उस पहले आंदोलन में भी मैं स्वास्थ्य के लिए क्या मांग रहा था, तो कह रहा था कि इस देश के कुल बजट का 10% हिस्सा स्वास्थ्य और 10% हिस्सा शिक्षा के मौलिक अधिकार को लागू होने के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही इस देश से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी सब खत्म करने का सबसे प्रमुख इशू है। और उसके अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन आधे 5% प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि अगर हम गरीबों मतलब गांव में रहने वाले 70% जो आबादी है उसको हम मजबूत नहीं करेंगे तो हमारे लिए, और बीमारी को प्रिवेंट नहीं करें, इट्स बेटर टू प्रिवेंट रेदर देन क्योर द डिजीज। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए आधे पैसे उधर खर्च होने चाहिए, और आधे जो है उसमें 3% जो या 2% सेकेंडरी और 3% 2% टर्शरी केयर के लिए होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। ये पहले से ये सब मांग करते रहे, और इसको लेकर पहले आपने 3 बार और यही अनशन किया जी, यहाँ इसी आर्ट्स पास में अलग अलग जगह पे जी, और 14 महीने सस्पेंड भी रहा था उसको। अच्छा, इसी हॉस्पिटल में? इसी हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में सर सुंदरलाल अस्पताल इसको बोलते हैं जी, सर सुंदरलाल बीएचयू में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सर सुंदरलाल अस्पताल। अच्छा, तो इस हॉस्पिटल में कब से हैं आप? मैं 2011 से हूँ। और एचओडी कब से हैं? एचओडी मैं हूँ 2021 से। तो मतलब लगभग 2-2.5 साल हुआ है। हाँ। और शायद मुझे बताया गया कि रिटायरमेंट भी आपका? रिटायर नहीं, इनका कंप्लीशन। अच्छा, कंप्लीशन, टेन्योर पूरा हो रहा है एचओडी का। 3 साल पूरा होगा जुलाई 31 को। हाँ, ठीक है। 1 अगस्त से। अब उसके बाद ये ताज़ा विवाद क्या है या मांग क्या है जिसकी वजह से ये अब 17 दिन आपको अनशन करना? ये बैकग्राउंड यही था कि जब ये सब हमने आंदोलन किया तो यहाँ के लिए, बनारस के लिए जो मांगे थी वो ये थी कि बीएचयू के अंदर एक एम्स बनाया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं जो पहले जो बीएचयू गवर्न होती थी यूजीसी के अंदर होती थी, और उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, उसमें ग्रांट 2 करोड़ एनुअली होता था, जबकि एम्स का एनुअल बजट 1200 से 1500 करोड़ था उस समय। तो इसको लेकर उस समय बीएचयू में एम्स के लिए मांग उठाई तो वो तो बन नहीं पाया। तो यहीं के लोगों ने मतलब उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी की सरकार आने वाली थी और सरकार बनने के बाद अवशासन था कि आएगा तो हम एम्स बनाएंगे। उन्होंने एक एम्स घोषित भी किया था, लेकिन बाद में वो एम्स यहाँ से कहीं और चला गया। तो मेरे लिए वो मसला नहीं है कि हम तो हर 6 करोड़ आबादी पर एम्स मांग रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के रहते 10 साल से प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं, वो एम्स बनारस को आज तक नहीं मिल पाया। यहाँ हमारी मांगों को डाइल्यूट करने के लिए कुछ बिट्स एंड पीसेस में काम किया गया। तो उसी एक पीस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया, क्योंकि पहले हम लोग बेसिक केयर एमबीबीएस तक वाला केयर देते थे, फिर स्पेशलाइज केयर, और अब जब देश आगे बढ़ा तो सुपर स्पेशलाइज केयर। तो वो पहले से नहीं थी, डेफिशिएंसी को पूरा करना। तो हमारे पास पहले से एक, अगर देखेंगे महीने में 400-500 पेशेंट आया करते थे हृदय के, और उस समय हमारे पास 48 बेड्स थे। उसके बाद कोविड और प्लस और जो परेशानियां हैं, उसमें जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ना एडिशनल 41 बेड हमें अलॉट किए गए, जबकि हर तीसरा व्यक्ति हार्ट की बीमारी से मर रहा, हर तीसरा बेड अस्पताल का हृदय के लिए होना चाहिए। फिर भी 41 हुआ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम शुरुआत कुछ तो एक्सपेंड हो। तो 41 प्लस 48 प्लस 41 89 के आसपास हो गया। तो इसके लिए हम संघर्ष करते रहे कि ये भाई बेड हमें दे दो, लेकिन इसमें हुआ क्या कि इसके बीच में एक खलनायक खड़े थे, यानी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी। ये महोदय जो है पहले से ब्लड बैंक एक यहाँ पर था, 2016 की घटना है, तब ये ब्लड बैंक के इंचार्ज भी होते थे और मेडिकल सुपरेंट भी थे तब भी, और उन्होंने ब्लड बैंक में बहुत सारी धांधली की थी। आईटी के बच्चे थे, उन्होंने 653 यूनिट ब्लड बैंक को दिया था कि ताकि इतने लोगों की जानें बचाई सके। इन्होंने उसको चुरा कर बेच दिया, और ये मसला मेरे संज्ञान में आया। फिर इस पर जांच की बात करी, जांच कमेटी बनी, और उन्होंने जो चीज़ पाए वो बहुत ही मतलब दुखद था। उन्होंने पाया कि ना सिर्फ वो जो ब्लड था वो मिसिंग था रिकॉर्ड से, मतलब कहीं जहाँ भी उन्होंने भेजा हो बेचा हो मुझे तो नहीं पता उसका एग्जैक्टली कि कहाँ उन्होंने क्या किया। उसके अलावा वो ब्लड बैंक को इलीगली कैप्चर किए हुए थे, मतलब ही वॉज नेवर अपॉइंटेड एज ए ब्लड बैंक इंचार्ज, उनके पास कोई ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। दूसरी बात क्या थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी संस्थान में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चला रहे थे। तीसरी बात यह थी कि वो लाइसेंसिंग के लिए जिन नाम का उन्होंने को भेजा था, क्या वो व्यक्ति को पता ही नहीं था कि उनका नाम भेजा गया, यानी 420।
फ्रॉड कर रहा था उनके साथ। और इन सब जांचों के लिए जब कमेटी ने देखा तो जांच करने के बाद इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की। इनका नाम क्या है? प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता। वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभी भी है और तब भी थे। MS हैं? जी MS है जी, MS थे। और ये उनके पेपर है। बस एक फाइनल जो है मैं चाहता हूँ कि आप दिखा दिया जाए जो कि रिकमेंडेशन थे कि उनको क्या किया जाए उनके साथ। ठीक है, फिर अनुशासनात्मक, लेकिन ये अलग मामला है ना, आपके अनशन का सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कोई अलग नहीं है, ये भी उससे जुड़ा हुआ। तो ये जो इनका अपराध था, उनके बाद इनको क्या हुआ, पहले वहाँ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हटाए गए, फिर ब्लड बैंक इंचार्ज से हटाए गए, और हटाने के बाद यूजली इन पर कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई मतलब विभागीय कार्रवाई, जो उन्होंने इरेगुलरिटीज़ की थी उनको सस्पेंड, टर्मिनेट इस टाइप करना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सिस्टम में बने रहे अपने भ्रष्टाचार के बल से, और फिर 6 महीने के बाद ब्लड बैंक इंचार्ज बन गए वहाँ। और अभी भी MS हैं? हाँ नहीं, उसके बाद वहाँ थप्पड़ मारा उन्होंने, फिर उन पर एक्शन होना था, कुछ नहीं हुआ। इससे थप्पड़ मारने के बाद फिर प्रमोशन हुआ उनका, कि उसके बाद कोविड का नोडल ऑफिसर बना दिया, क्योंकि कोविड में बहुत सारे अकाउंटेंट मनी था जहाँ इरेगुलरिटी के बहुत सारे चीज़ों वो तो बना दिए गए, लेकिन वो पेशेंट केयर में कभी उनका मतलब नहीं था, पैसा और इधर उधर से खाली काम था। तो मरीज कूद के जान देने लगे, कूद गए मरीज अपनी जान बचाने के लिए, फिर बवाल बच गया, तो और बड़ी जिम्मेदारी दी उनको। अब पूरा MS, आप पूरा अस्पताल को देखिए। तो अभी MS हैं वो, और अभी फिर से दोबारा MS बने, आप ये कह रहे हैं? 6 मई 2021 से वो MS हैं, और तत्काल 5 मई 2024 को उनके मैक्सिमम कार्यकाल 3 साल पूर गए। वैसे वो एडॉक अपॉइंटमेंट था जो कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ समझ गया आपकी बात। लेकिन ये एक अलग मसला है जिसमें किसी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आपके अनशन को मैं अभी दोनों डिग कर रहा हूँ। अब जो है ये बैकग्राउंड इसलिए जरूरी था कि वो आखिर इसमें कैसे जुड़ा है, यही बताना है। कि उनके पीछे में बैकग्राउंड था कि डॉक्टर ओम शंकर जो है हमको हटवाया है, अब मैं फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गया हूँ, अब बदला लेना है ओम शंकर से, क्योंकि हमको हटवा दिया था। लेकिन ओम शंकर से बदला लेना था, ये बेचारे गरीब मरीजों से नहीं। हृदय विभाग को जो 41 बेड एडिशनल मिला था, जिनको कि इम्प्लीमेंट होना था, उस पर उन्होंने डिजिटल लॉक कर दिया। अच्छा, मतलब यानी कि ओम शंकर से बदला लेने के चक्कर में मरीजों से बदला लेना शुरू कर दिया। और MS का काम क्या है? टू फैसिलिटेट द सर्विसेज, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द सर्विसेज। मरीजों की सेवा करना आपका काम। तो उन्होंने क्या किया? जो बेड आप डिजिटली, वो चूंकि MS थे, उन्होंने आदेश दिया, उन्हीं के अंदर अधिकारी काम करते हैं कि 41 बेड नहीं देना है। अब मतलब किसी दूसरी बिल्डिंग में 41 बेड? हाँ, दूसरी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हुआ, 48 पुराने भवन में था, 41 नए भवन में दिया गया, सैंक्शन था। और उनको इन्होंने डिजिटली लॉक कर दिया कि आपको ये बेड नहीं दूंगा, आपको वो बेड तभी दूंगा जब ये 48 छोड़कर उधर चले जाएंगे। यानी कि मतलब ये जगह खाली करके वहाँ शिफ्ट होंगे, और 48 के बदले आपने जितने भी आंदोलन किए बढ़ाने के लिए, नई बिल्डिंग बनवा दी, इतने सारे और भी भवन बनवा दिए, अब आप ही का बेड का जो है, जो 25 गुने मरीज बढ़ गए, आज रोज 400 पेशेंट आ रहे हैं, उसमें आपको मिलेगा 48 के बदले 41 बेड। ओके, आप समझिए। तो इसमें आपकी मांग क्या है? वही मैं कह रहा हूँ कि मेरी मांग ये है कि ये 89 होना था, 48 प्लस 41। और ये मैं मांग करता तो वो कहता छोड़ेंगे तब 41 बेड देंगे। हम के भैया मरीज तो 25 गुने बढ़ गए हैं, 400-500 एक दिन में आते थे, आज तो मतलब एक महीने में आते थे, अब एक दिन में आते हैं। तो कम से कम 25 गुने बढ़ने चाहिए थे। अरे कम से कम 2 गुने तो कर दो, 25 गुने छोड़ो। और वो भी हमारी आंदोलन से पूरा बिल्डिंग बना है, वो तो पूरा बिल्डिंग हमें दे देना चाहिए था। आप 41 बेड अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहा था, उस पर तो अपने को सोना नहीं था, मरीजों को सोना था, क्योंकि हृदय की रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। यही कोविड का उसमें रोल था कि कोविड जो एडिशन कर दिया और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई बेड की। तो उन्होंने कहा कि नहीं दूंगा, तो फिर एक कमेटी बनी, काफ़ी दिन तक इस पर जद्दोजहद चलता रहा। एक कमेटी अगस्त 2023 में बनी। उन्होंने 2 महीने के जांच के बाद एक रिकमेंडेशन दिया। उस कमेटी में मैं भी अपनी व्यू रखे और वो भी अपने व्यू रखे कि काहे बेड घटना चाहिए और काहे बेड मैंने बोला बढ़ना चाहिए। कंक्लूजन ये हुआ कि हृदय विभाग अलग अलग 2 जगह चल रहा है, इसको एक जगह कर दिया जाए ताकि मरीजों को भी और डॉक्टरों को भी सुविधा हो। और पूरा जो यहाँ का बेड 48 है उसको वहाँ पर 48 कंपनसेट कर दिया जाए, और पूरा इंटायर 4th फ्लोर, और जो हमारे लैब है उसके लिए 5th फ्लोर पर, और एकेडमिक्स जो यहाँ पर चलते हैं उसके लिए 5th फ्लोर पे आधा पोर्शन दे दिया। ये रिजोल्यूशन हुआ था कमेटी का। कमेटी के रिजोल्यूशन के बाद फिर 5 महीने बीत गए, और उस व्यक्ति ने ये कि आपराधिक पृष्ठभूमि जानना है, क्योंकि अपराधी है इसलिए वो अधिकारी की तरह ना अपराधी की तरह एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस आदेश को, कमेटी के आदेश को नहीं माना। 5 महीने तक लगातार वाइस चांसलर,
जो नहीं डायरेक्टर माना सब तो इतना अगर वो पावरफुल हैं, उसकी वजह क्या है कि मतलब इतनी अथॉरिटी है कि आप कह रहे हो आंदोलन किया, आप कह रहे हो कि बेड कम कर दिए, तो एक आदमी कैसे यूनिलेटरल ये फैसले करता है? यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट डायरेक्टर नहीं करते, एमएस का अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर करते हैं। ओके। और वाइस चांसलर उनके दोस्त यार वाला है। तो सुधीर कुमार नाम क्या नाम? सुधीर कुमार जैन जी, वो दोस्ती यारी है इनका। मतलब इसमें हर मामले की शेयरिंग, क्योंकि एक इलीगल मनी का जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेशन है इसमें। वो जनरेशन कैसे होता है, यहाँ के दवाई दुकानों को प्राइवेटाइज कर दिया था, अब उनसे जनरेट होता है। सिटी एमआरआई कर दिया तो उनसे सोर्स जनरेट होता है। उसके बाद क्या किया कि यहाँ जो जैसे उधर नई बिल्डिंग बनाता है तो यहाँ पर फ्लोर जो है उनको जब कि मरीजों की सुविधा बढ़ानी थी, उन्होंने टाइल्स, मार्बल्स लगे फ्लोर पर, टाइल्स और ग्रेनाइट लगा के पैसे की उगाई की और पर्सनल बेनिफिट में शेयरिंग था। तो इन सब की वजह से उनकी उनसे दोस्ती है और इसीलिए 3 साल जो मैक्सिमम टर्म है उसके कंप्लीट होने के बाद भी, हालांकि टर्मिनेट तुरंत करना चाहिए था, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, आज भी 3 साल से ज़्यादा, वीसी 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, डीन नहीं रह सकते, हेड नहीं रह सकते, लेकिन वो बने हुए हैं। ये उनके पावर का स्रोत है, इसीलिए नेक्सस जो है और भी ऊपर तक जाता है। तो मैं एक चीज समझना गुजरात से आए हैं सब, जो कौन? है जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं। अच्छा, जो सुधीर कुमार जैन है गुजरात से आए हैं। अच्छा, और पहले गुजरात में वहाँ पर 3 बार डायरेक्टर थे वहाँ आईटी के। अच्छा जी ओके, और वहाँ से यहाँ आए वाइस चांसलर हो गए। जी, तो अब गुजरात से आए हैं तो आप मतलब ये बड़ा गुजरात कनेक्शन बड़ा दिलचस्प है बनारस में। नहीं उसके अभी मैं कहीं अभी और जो कहूँगा तो और भी आपको दिलचस्प लगेगा। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कानून से चल ही नहीं रहा है। वो जैसे कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट सरकारी जगह होता है, कोई अपॉइंटमेंट, जैसे मुझे आपको किसी को अपॉइंट कराना है तो एक एडवर्टीजमेंट निकलेगा, उसके लिए कुछ अर्हता में योग्यता होगी और फिर उसका स्क्रूटनी प्रोसेस, फिर उसके इंटरव्यू, तब हुआ। आज ऐसा नहीं हो रहा। जैसे राजा किसी को चाहते हैं, इनके 35 से 40 एडवाइज़र हैं और वो एडवाइज़र बिना किसी योग्यता के हैं और उनका सैलरी भी यही निर्धारित कर रहा है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो कभी इन्होंने बनने ही नहीं दिया। यानी कि कानून, जैसे घोड़ा जो घास खाने के लिए सबसे पहले लगाम को ही तोड़ दिया, वो लगाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो हर सवाल में प्रश्न पूछता और सारे वहाँ जाकर पास होते कानून वहाँ। और नियुक्तियाँ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जब ये हो रहा है, ये चल रहा है, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और साहब जो है चुनाव में वो नियुक्तियाँ कर रहे हैं। आज कोई भी, ये कोई इमरजेंसी है नहीं कि नियुक्तियाँ अभी, मतलब भाई 4 तारीख के बाद ही कर लेते हैं, इसमें कौन सी बात है? ये बताइए, आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे आपका कन्फ्रंटेशन है एमएस से और इसमें कुछ पर्सनल एनिमिटी भी है, ऐसा आपकी बात से भी लग रहा है। नहीं, कि आप पहले भी आपके उनके खिलाफ आंदोलन किए, अभी भी उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो ये लड़ाई लगता है आपस की भी तो नहीं है, कुछ डॉक्टर के बीच की लड़ाई? नहीं, ये डॉक्टर के बीच की लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। हर वो व्यक्ति जो गलत के विरुद्ध लड़ेगा, मेरी लड़ाई गलत के विरुद्ध है, किसी व्यक्ति के नहीं। मैं तो वीसी के खिलाफ भी बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब उससे भी है। जो डायरेक्टर साहब खुद अपने आदेश से मुकर गए, उनके विरुद्ध है। तो अपने इन्हीं आदेश से, जिनको इन्होंने दिया है 8 तारीख को, जो कमेटी का रिकमेंडेशन था जिनको लागू करना था, उनसे ही मुकर गया है, उनके विरुद्ध। क्या रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन वही था जो कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंटायर 4th फ्लोर एंड हाफ ऑफ द 5th फ्लोर, मतलब पूरा 4था तल्ला और आधा 5वां नई बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का, और एक जगह कार्डियोलॉजी होगी। वो अपने ही आदेश देकर आज ये जो आदेश है उसके बारे में मेंशन है कि पूरा, जी हाँ, इंटायर 4th फ्लोर लिखा हुआ है इसमें। तो इन्हीं को वो खुद नहीं मान रहे हैं और एक अब नई कमेटी बना दी है। हम के भाई साहब, ये तो कमेटी बनाने की जरूरत, ये तो आपका आदेश है, इसका अनुपालन करना है। अब कमेटी देखेगी क्या इस पे? इसका मतलब आप अपने आप को विश्वास नहीं करते। तो अब जो है डीन का ये ऑर्डर है, एंड इंटायर 4th फ्लोर देख रहे, विल बी एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। मैं कर रहा हूँ वही दो जो आपने कहा है, मतलब एक ज़्यादा नहीं चाहिए, एक कम नहीं चाहिए। जस्ट फॉलो द रूल ऑफ हिज ऑर्डर, दैट्स ऑल। दिस इज अ क्रिमिनल, टेक द एक्शन अगेंस्ट दिस क्रिमिनल, रिमूव हिम फ्रॉम द पोस्ट। बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग दिस, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपराधी है, ये कमेटी कर रही है। और वो भी अपराधी के बाद फिर से बन जाता है, हर बार प्रमोशन करता है अपराध करने के बाद। मुझे तो लगता है मैं इतना सारा मुद्दा उठा रहा हूँ कि इस बार वाइस चांसलर न बन जाए वो। तो अब जो एक सवाल फिर कि आपकी मांग, जो ये आपका अनशन है, हाँ, कार्रवाई करो, ये आपने सवाल पूछा, इसका जवाब इस पे भी आता हूँ, लेकिन आपकी मांग वेरी स्पेसिफिक होने के लिए आपकी मांग है कि जो 41 और 47, मतलब आप 48 बेड वहाँ आपको चाहिए नई बिल्डिंग। इंटायर 4th फ्लोर, हाफ ऑफ द 5th फ्लोर, जो 90 बेड लगभग। बस यही लड़ाई है आपकी कि हमको नई बिल्डिंग में
एक्स्ट्रा बेड के साथ जो भी आप 1.5 फ्लोर करें वो मिले कार्डियोलॉजी को। वो एक है जो मरीजों के लिए है। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त बीएचयू के लिए जो जो अपराध में शामिल है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, उसके विरुद्ध जांच हो, उनको पद से हटाया जाए, ये है। और तीसरी जो असली लड़ाई है, जो सबसे बड़ी है, स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, ये इस पूरे चुनाव का मसला नहीं है। इसलिए ये आंदोलन चुनाव के समय हो रहा है कि ताकि कोई तो हो जो स्वास्थ्य और शिक्षा के, चाहे पक्ष या विपक्ष, कोई तो कहे कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार किस तरह से हमारी जो 80-90 से 95% आबादी अपने जीवन भर की कमाई में 5 लाख से ज़्यादा सेविंग नहीं करते, और जब ये सेविंग करते हैं तो उनकी आयु 50 से 60 साल हो जाती है, और उस उम्र में उसके सामने 3 समस्या खड़ी होती है। एक, बेटियों का शादी करना, हमारी दौड़ी सिस्टम आप समझते हो समाज का सबसे गंदा जो एक रिवाज है, उसको भी खत्म करने की ज़रूरी है। और दूसरा है, बेटे उस समय बड़े हो जाते हैं, उनके भी अगले जीवन का करना है, और उसी समय आप बीमार भी होते हो, क्योंकि 50-60 की आयु वो होती है जिसमें आप बीमार भी हो जाते हैं। और बीमार होते ही आपके पास 2 विकल्प होता है, या तो आप सरकारी संस्थानों में जाओ या प्राइवेट संस्थानों में। सरकारी संस्थानों में सिर्फ 15% सुविधाएं मिल रही है और 85% निजी संस्थानों में मिल रही है। निजी संस्थानों में 5 दिन भर्ती हो लो, पूरी जीवन की कमाई खत्म। यानी कि आप विकास के रास्ते में 0 से 5 लाख का जो सफ़र किया था, वहाँ आपको जैसे सांप सीढ़ी के खेल में 99 को सांप काटता है, सीधे 0, आप सीधे 0 पे आते हैं। ये पॉवर्टी ट्रैप है, जहाँ की लोग विकास से आगे फिर पीछे, आगे पीछे, एक ही जगह आगे पीछे कर रहे हैं। इस ट्रैप को खत्म करने के लिए अगर हम स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार देकर हर व्यक्ति को अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ अगर आप ले जाए, कहीं भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, और तो प्रधानमंत्री कहते हैं इतनी बड़ी योजना है आयुष्मान भारत कार्ड, कहीं भी उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है, लोग उसमें दूसरा है कि इतनी बड़ी योजना है, लेकिन फंड कितनी है उसमें? 5000 करोड़। आपको लगता है कि 5000 करोड़ से 140 करोड़ आदमी के इलाज किए जा सकते हैं? किया जा सकता है क्या? आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी 140 करोड़ जब बोलते हैं तो उसमें सब लोग हैं जो अमीर लोग हैं, सक्षम लोग हैं, जो बिना कार्ड के भी जाके बड़े अस्पताल में इलाज कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर, अमीर लोग क्या टैक्स नहीं देते हैं क्या? आपको टैक्स क्यों दे? कोई सरकार आपको क्यों दे कि आप 8,000 करोड़ के एरोप्लेन में घूमें, या रोज़ कपड़े बदले, या फिर आपको जो है इतने सारे ब्लैक कैट कमांडोज आपके साथ गुजरे, या नए नए भवन बनवाए? आखिर हमारा जो आप मेरे जो टैक्स पेयर है, वो उसको आप इंश्योरेंस समझ लीजिए कि मैं जो टैक्स देता हूँ, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, या तो कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं जिसको टैक्स पेयर्स कहते हैं, आप इनकम टैक्स पेयर कहते हो, बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। कोई भी चीज़ सही है डॉक्टर साहब, लेकिन तो अब ये पूरे देश को इस तरह से 5 लाख का 140 करोड़ और उसके लिए 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ बजट रख दे, तो सरकार के पास भी कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, कारू का खजाना घिसा और सब में 2-2 लाख करोड़ का बजट डाल दिया। नहीं, उनकी भी तो जो प्रॉफिट लॉस है ना सरकार, प्रॉफिट लॉस कैसे होता है सर? हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार नहीं है, हम राफेल खरीद रहे हैं, उसके लिए बजट है। हम रशिया से देश की सुरक्षा के लिए वो कह रहे हैं, तो जिसके पास न्यूक्लियर बम हो उसके पास देश की सुरक्षा राफेल से होगी। आजकल राफेल से कौन लड़ रहा है? क्यों रे राफेल बगल में? लड़ाई होगी तो राफेल चाइना से तो लड़ाई हुआ, तो क्यों राफेल चलाया आपने? किसके ऊपर राफेल आज तक चलाया? इतने सारे विमान खरीदे, सब तो सड़ गए। आप देख लीजिए पुराने सुकोई और ये जितने विमान का इस्तेमाल जहां जरूरत हुई 71 वार में भी हुआ, 65 में भी हुआ, आगे कहीं होगा। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर डिफेंस में इन्वेस्ट हुआ तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। 71 वार में उस समय हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं थी, अब हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, चलिए हम वापस लौटते हैं इसी मुद्दे पर कि ये जो एक फिर चिट्ठी देख रहा हूँ, पहले तो ये कि जो 17 दिन से आप अनशन पर हैं, तो इसमें कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अप्रोच किया, चाहे डायरेक्टर ने, चाहे एमएस ने, कोई बात करने की कोशिश की कि आप यहाँ वर्किंग हैं और उसके बाद 17 दिन से अनशन पर बैठे? नहीं, जब मैं बैठने जा रहा था उसमें डायरेक्टर साहब आए थे, मेरे निवास पर आए थे जब मैं यहाँ आने, क्योंकि मैंने उससे 10 दिन पहले नोटिस दी थी। और उस समय जब हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 तारीख को किया था, 11 से करने वाला था, तो वाइस चांसलर साहब ये यूनिवर्सिटी छोड़ के बाहर चले गए। और डायरेक्टर साहब मेरे घर पे आए थे, और सिक्योरिटी जो यहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो आए थे। वो कहे कि आप नहीं करिए। तो मैंने कहा कि आप अपने ऑर्डर को लागू नहीं कर पा रहे, आपका जूनियर अधिकारी जिनके पास बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार नहीं है, वो हमारे बेड को किसी और को दे रहा है, आपके आदेश को नहीं मान रहा है। अब मैं कैसे आप पर विश्वास करूं कि हम आंदोलन नहीं करें और आप इसको लागू करवा लेंगे? तो भाई, ये जो मरीज़ जो मर रहे हैं, 35,000 से ज़्यादा मरीज़ बेड खाली रहते हुए पिछले 2.5 सालों में हृदय के रोगी लौटाए गए, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई जिसको बचाई जा सकती थी, उनके जिम्मेदार कौन है?
और उन बेड को कैसे मिलेगा अगर हम कुछ ना करें उसके लिए? भाई या तो हम छोड़ दें कि जो आप कर रहे हैं जैसा चल रहा है वैसे चले। तो मैं ये पूछ रहा था, वही ठीक कहा आपने, 17 दिन से कोई उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कोई कम्युनिकेशन तो आप रात में यही रहते हैं 24 घंटे? जी हाँ, यही कम्युनिकेशन है कि कार्रवाई होनी थी अपराधी के ऊपर और हो रहा है कोतवाल के ऊपर। हाँ, ये तो मजेदार चिट्ठी मैं जैसे देख रहा हूँ, नोटिफिकेशन 24 मई की चिट्ठी है कि आपको अर्जेंट जो भी लेटर कितने रात का समय कम्युनिकेशन है देखिए। कि इससे आपको हटा दिया गया HOD पद से। क्यों हटाएगा ये देखिए। उसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब आप उपलब्ध नहीं। मैं तो 24 घंटे अपने ऑफिस में उपलब्ध हूँ, मरीजों को देख रहा हूँ, सारे एक भी ऑफिशियल फाइल पेंडिंग नहीं है। और सवाल ये है कि 8 घंटे ड्यूटी है, 24 घंटे उपलब्ध हो। ये भी लिखा हुआ बिकॉज ऑफ हिज ऑन गोइंग हंगर स्ट्राइक। अब ऑन गोइंग मतलब ऑन गोइंग हंगर स्ट्राइक से नॉन अवेलेबिलिटी कहाँ है? ये तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। और ना तो मतलब ये तो फ्रॉड है ना, मतलब आप जिस ग्राउंड पे कर रहे हो वही फ्रॉड है कि मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मैं तो पहले 8 घंटे ड्यूटी करता था सर। कोई भी आदमी 8 घंटे से ज़्यादा तो ऑफिशियली ड्यूटी नहीं कर सकता। मैं तो ऑफिशियली तो आप 24 घंटे यहीं हो? 24 घंटे यहीं हो, 7 दिन यहीं हो, छुट्टियों के दिन भी यहीं हो, संडे को भी यहीं हो। तो ये जो 17 दिन की हंगर स्ट्राइक है, मतलब आप सिर्फ मतलब पानी पी रहे हैं या नींबू पानी? बस 17 डेज से नो फूड नथिंग। अच्छा, तो अब क्या? 9 किलो वजन भी घट चुका है। अच्छा, तो ये चेकअप के लिए कोई आते हैं? जी, वो चेकअप करके डेली हेल्थ रिपोर्ट बनता है। तो ये किसी तरह से सरकारी सिस्टम की तरफ से या कहीं से कोई कम्युनिकेशन नहीं है? हम तो प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं। इससे 3 बार सांसद महोदय आए हैं, अभी भी अब लगातार बने हुए। शायद हो सकता है कि हम लोग की वजह से इंतजार कर रहे हो, कभी समय मिलेगा तो मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन उनको समय नहीं मिला। हमने तो लिखित लेटर लिखा, कहा कि भाई मैं भी एक आपका वोटर हूँ, मेरे पास भी आइए। मैं यहाँ का एक भाई हृदय रोग विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। कोई ऐसे मतलब ऐसी भी जनता नहीं है जो कोई अगर मसले उठा रहे होंगे तो गंभीर ना होगा, और जान की बाजी लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप आए, इसी कैंपस में आए, कुलपति महोदय से मिले, 1 घंटे मिले और उनकी बात सुनी, लेकिन मेरी नहीं सुनी आपने। कोई भी जो अपने गलत कार्यों को आपके सामने सही इन्फॉर्मेशन देंगे क्या? आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो पत्र मैंने लिखा, उससे आप जान सकते हैं। दूसरी, आप मेरे पास आ सकते हैं। और जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ये किसी जाति, किसी धर्म या किसी पार्टी के लिए नहीं है, ना ही किसी के विरुद्ध और समर्थन में है। तो जैसे इसमें प्रोफेसर विकास अग्रवाल को आपकी जगह उनको HOD का चार्ज दे दिया गया इस ऑर्डर के मुताबिक, जो 24 तारीख का ऑर्डर है। तो कोई दूसरा HOD हो गया विकास अग्रवाल अब आपकी जगह? सबसे बड़ा तो रिप्रेजेंटेटिव यही कहेगा आपका आधार ही गलत है, तो दूसरा कोई HOD हो नहीं सकता। नहीं, उन्होंने चार्ज लिया, लेकिन आधार नहीं अभी लिया नहीं है, लेकिन आधार ही गलत है तो फिर चार्ज कैसे लेंगे? सवाल जो आप जिस आधार पर मुझे हटाना चाहते हैं, मैं उससे 3 गुने ड्यूटी कर रहा हूँ। 3 गुने नहीं, 4-5 गुने, क्योंकि संडेज और हॉलीडेज भी है। तो आप किस आधार पर उठो? मैं तो यही सवाल उठाया। तो फिर कोई तो ऑफिशियली आपके पास OPD के पेशेंट आ रहे हैं और उनको सारे ऑफिस देखिए, ये देखिए, ये ऑफिस के मेरे मोहर लगे, देखिए पढ़िए, ये देखिए सारे देखिए, ये देखिए सारे मोहर लगे, बस हो गया। हाँ ठीक, ये पेशेंट आ रहे हैं सब? आप लोग पेशेंट हैं? हाँ। तो कहाँ से आए आप लोग? जैसे गाजीपुर से आए, तो गाजीपुर से यहाँ इलाज के लिए आए? 19 इलाज करा रहे हैं। बहुत लोग छत्तीसगढ़ से भी इधर अंजुमन भाई बता रहे थे कोई है। चलिए, लेकिन ये तो लंबा, ये तो 17 दिन है, मान लो अब 27 दिन चलेगा, क्या चलेगा फिर? अब इस देश की जनता, इस देश का लोकतंत्र और इस देश के जिसके लिए भाई किसके लिए लड़े? व्यक्तिगत इसमें कौन सी लड़ाई मेरी है जिसको जीतने से मुझे कोई फ़ायदा होना है? इस देश के आम जनता को सोचना होगा। ये वोटर भी हैं, अभी वोट भी देना है इनको, कि हमको हमारे लिए जो लड़ रहा है, जिन मुद्दों पर लड़ रहा है, हमको वो चाहिए, या हम जाति धर्म उसके आधार पर अपना चुनाव करेंगे? ये समझदार होते हैं। चुनाव को से कैसे जोड़ रहे हैं, इसको क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? चुनाव से इसलिए जोड़ते हैं कि हमारा मुद्दा मेन है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी खत्म करने का यही सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। जब तक आप जैसे शिक्षा, आखिर कोई भी युवा है उसको चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए। आप उसी को नहीं दे रहे हैं। शिक्षा नहीं देंगे तो जैसे अगर बिना शिक्षा के एक युवा हमारे लिए लायबिलिटी है, और जब आप शिक्षा दोगे तो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। युवा एसेट होगा जब क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन और अफोर्डेबल या
उनके टैक्स पेयर के पैसे से उनके जब तक वो शिक्षा चाहे, इस देश का हर युवा यही जाति धर्म का बंधन तोड़ेगा, यही समानता लाएगा, वही इक्वलिटी लाएगा। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स उसके मेजर जो कि मापक है, जिसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं एकदम उस तरफ, उसको अगर टॉप में लाना है तो उनके मानक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है। स्वास्थ्य व्यक्ति जो शिक्षित होगा वो अपने आप रोजगार। चलिए लार्जर इशू पर बात करें, ठीक है। अब लास्ट में सिर्फ कि जो आपको ये सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग जो भी है वो बिल्डिंग पास में ही है, बगल में, बगल में। तो वो जो फ्लोर आपको मिलना था जिसके लिए आप ये आंदोलन कर रहे हैं, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर, उसमें किसी और डिपार्टमेंट को दे दिया गया है या खाली है? हाँ, वो दिया गया एमएस के द्वारा, जिनको देने का अधिकार ही नहीं है। मतलब ही हैज़ हैविंग नो राइट टू डिस्ट्रीब्यूट बेड टू एनीवन। ये 2 कमेटी है यहाँ इस संदर्भ में, उसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, जिसके चेयरमैन डायरेक्टर साहब है, जिसका ये ऑर्डर है। दूसरा इंस्टीट्यूट पर पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी है, उसके भी चेयरमैन डायरेक्टर साहब है, वो हमको बेड दिए। उन्होंने बेड एमएस साहब, उनके नीचे के अधिकारी जिनको बेड डिस्ट्रीब्यूशन को अधिकार है, उन्होंने ऑन्को सर्जरी को दे दिया बेड। ये कैंसर जो है इस देश में ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट इसी धरती पर बना हुआ है, महामना कैंसर इंस्टीट्यूट, ठीक इसके बगल में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एक लहरतारा कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा एक तीसरा होमी भाभा सेंटर है, ये चौथा। मतलब कुछ तो भाई आखिर जो मर रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग हृदय की बीमारियों से, देना चाहिए 800 बेड का कम से कम हृदय का 2-3 अस्पताल आसपास में। जो 8 करोड़ आबादी में ये 48 बेड से क्या होगा? कोविड वैक्सीनेशन लगा के ऐसे ही आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ अंजुमन साहब, अगले 5 साल में आप देखिएगा कितने हृदय रोगी होते हैं। और हम सब एक पोटेंशियल हृदय रोग हैं। अगर हमारी बातों को आज नहीं सुनते हैं तो जैसे कोविड महामारी में लोग बिना ऑक्सीजन, बिना बेड, बिना इसके जाने गंवा रहे थे, आगे आप देखेंगे जो हम और आप मिलकर देखेंगे उसको, जो बहुत भयावह है। इसलिए पक्ष या विपक्ष किसकी सरकार आती है इससे कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राइमरी एजेंडा बनाना पड़ेगा और 10% उसमें खर्च करना होगा। भाई एक मॉडल तो दिल्ली में और पंजाब में लागू है ना, कहाँ वो सरकार ऐसे तो नहीं चलेगी। तो किसका पैसा देना? टैक्स पेयर का। कोई पार्टी, कोई पूंजीपति तो अपने पॉकेट का पैसा देता नहीं है। एवरीबडी इज टैक्स पेयर, और सब आदमी इंश्योरेंस पे करता है जिस समय वो आपको टैक्स देता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे हैरानी हो रही है कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और लोकसभा क्षेत्र है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में कोई डॉक्टर जो कार्डियोलॉजी के HOD हैं BHU कैंपस में, जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल हैं, सिर्फ इस वजह से 17 दिन से अनशन पर बैठे हैं कि वो चाहते हैं कि जो नई बिल्डिंग बनी है कार्डियोलॉजी के लिए उसमें 90 बेड, 89 बेड्स इनको मिले। और ये लड़ाई किसी को हैरान करने वाली है कि बेड कुछ ज़्यादा मिले, क्योंकि इतने हार्ट पेशेंट आते हैं, वो लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टर को अनशन करना पड़े, तो मैं तो हैरान हो सकता हूँ। BHU कानून से चले, ये भी एक लड़ाई है। कानून से ही नहीं, जैसे पूरे देश संविधान से नहीं चल रहा है, BHU भी संविधान से नहीं चल रहा। BC साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, जो जल्द ही जैसे सारी संस्थाएं कमज़ोर होती जा रही है, उनको बेचने का जो निजीकरण का जो रास्ता है, वो इस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को और भी लचर, बीमार और कमज़ोर अभी तो बना देगी। 80 करोड़ हैं, 110 करोड़ 20 करोड़ में पहुँचने वाले जल्दी हैं हम लोग। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और चूँकि इतने मरीज भी हैं, ज़्यादा बात करने से इनकी भी जो समस्या है ये इनको देखना है, वो आपको देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब पेशेंट हैं डॉक्टर साहब के साथ जो अलग अलग जगहों से आए हैं, और यूपी से भी, मतलब बिहार से भी लोग आ रहे हैं यहाँ आते। नालंदा से सिर्फ यहाँ दिखाने आया? अच्छा, झारखंड नालंदा से यहाँ दिखाने आया? मुंबई से दिखाने आते, मुझे मुंबई से दिखाने आते सर। अच्छा, बेंगलुरु से दिखाने आते मुझे। अच्छा, अब ये सारे पेशेंट हैं जो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर ओम शंकर से यहाँ दिखाने आए कार्डियो में, और डॉक्टर ओम शंकर 17 दिन से यहाँ अनशन पर हैं, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र में। इसी से आप समझ जाइए कि स्वास्थ्य को लेकर एक डॉक्टर को अनशन पर बैठना पड़े सिर्फ इसलिए कि उन्हें 89 बेड्स चाहिए, मतलब जो 41 है अभी शायद। जी, टोटल 1 फ्लोर इज 90 बेड। हाँ, 90 बेड का एक फ्लोर चाहिए, इसके लिए डॉक्टर साहब अनशन पर हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार को कोई पेशेंट को ओपन में इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाना। चलिए ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, फिर बात होगी। थैंक यू।